नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम गलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। विधानसभा के मानसून सत्र के आज 5वें दिन नियम 67 के तहत जबरदस्त चर्चा हुई। इस चर्चा में करसोग के विधायक दीपराज, मंत्री राजेश धर्मानी, पवन काजल, संजय अवस्थी, रणधीर शर्मा, भुवनेश्वर गौड़, विनोद सुल्तानपुरी और दिलीप ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस चर्चा का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा पर सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया, लेकिन इसी दौरान भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए। भाजपा इस चर्चा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रिप्लाई चाहते थे, क्योंकि भाजपा ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि सदन में राजस्व मंत्री का बहिष्कार होगा। जब भी रेवेन्यू मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसमें पूरी तरह ना रिस्पॉन्ड करेंगे, ना उसे कनेक्ट करेंगे और बाहर चले जाएंगे, बहिष्कार करेंगे। अलबत्ता जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाहर चले गए तो इसके बाद राजस्व मंत्री ने अपना पूरा विस्तार से रिप्लाई दिया और कहा कि राज्य सरकार ने कितने प्रयास इस आपदा में किए हैं, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, और जिस प्रकार से प्रशासनिक अमले ने मेहनत की है, उसके चलते राहत व बचाव कार्यों में एक कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों की जान बचाई भी गई है। लेकिन इसी दौरान राजस्व मंत्री ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सिराज तथा हिमाचल प्रदेश के लिए पनौती है, ये उन्होंने बयान दिया। और इस बयान के बाद भाजपा का क्रोध एक बार फिर बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही उनका ये बयान सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुना कि रेवेन्यू मिनिस्टर कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश और सिराज के लिए पनौती है, तो उसके बाद भाजपा से बयान की होड़ लग गई है। लगातार जगत सिंह नेगी के इस बयान का जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा, विरोध किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले, इस चर्चा से पहले विधानसभा में प्रश्नकाल आयोजित किया गया और इस प्रश्नकाल में कई विधायकों ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिसमें संजय अवस्थी द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को अभी तक विद्युत क्षेत्र सुधारों के कारण अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ नहीं हुआ है। सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने जल शक्ति विभाग में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को लेकर सवाल किया। इसका उत्तर देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति डिपार्टमेंट में ए क्लास के 215, बी क्लास के 293 और सी क्लास के 852 कुल कॉन्ट्रैक्टर हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि डी क्लास के 10,000 से ज़्यादा ठेकेदार हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए सदन में अपने रिप्लाई में यह भी कहा कि ये दोनों तरफ होता है। जब भाजपा सत्ता में आती है तो डी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर की होड़ लग जाती है, और इस तरफ जब हम सत्ता में आते हैं तो हमारे जितने भी समर्थक होते हैं उनकी तरफ भी डी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन के लिए होड़ लग जाती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विभाग ने अभी 92,619 ठेके दिए हैं, जिसमें 74,336 काम पूरे हुए। इनमें 4,000 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है। बाकी काम पूरा होने पर दूसरी राशि भी जारी कर दी जाएगी। भाजपा विधायक विनोद कुमार, सुखराम चौधरी, रणधीर शर्मा ने नाबार्ड को भेजी गई डीपीआर पर सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकताओं की 627 डीपीआर नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित की गई हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक 3,101 करोड़ रुपए की 366 डीपीआर नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजी हैं। इस अवधि में 1,684 करोड़ की विधायक प्राथमिकता की 245 डीपीआर नाबार्ड ने स्वीकृत भी कर ली है। कांगड़ा के विधायक पवन कुमार काजल और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा 4 लेन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 4 लेन परियोजनाएं केंद्र के अधीन हैं। इसके चलते इन परियोजनाओं का प्रबंधन पूरी तरह से जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने हाउस में यह भी कहा कि जब हमारा इन परियोजनाओं पर कंट्रोल नहीं है तो क्या ऐसे मुद्दे सदन में उठाए जाने चाहिए या नहीं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से यह आग्रह किया कि इस पर कोई व्यवस्था देनी चाहिए। साथ में मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया कि 4 लेन परियोजनाओं को नियंत्रण में लेने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई लोग 4 लेन परियोजनाओं से प्रभावित है, परेशान हैं, इस पर एक मैकेनिज्म तैयार करने की भी बात कही। हालांकि राज्य सरकार ने पीडब्ल्यू मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की 4 लेन परियोजनाओं पर निगरानी रखेगी, उस पर फैसले लेगी।
एक अन्य सवाल विधायक सुधीर शर्मा धर्मशाला के विधायक हैं, उन्होंने पंचायत सचिवों के खाली पदों को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत सेक्रेटरी के 300 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पारित कर दिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में इसमें 899 पंचायत सेक्रेटरी के पद खाली चल रहे हैं। भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 3 वर्षों में अब तक चौपाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत HRTC के 14 बस रूट अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा पूछे गए राज्य औषधि नियंत्रक ड्रग कंट्रोलर के खाली चल रहे पद पर सवाल पूछा, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तत्कालीन औषधि नियंत्रक की सेवानिवृत्ति के कारण यह पद रिक्त हुआ है। इस पद की DPC अभी तक नहीं हो पाई है। संशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित होने के बाद इस पद को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कांग्रेस के विधायक कुलदीप सिंह राठौर और राकेश कालिया द्वारा कैंसर रोगियों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा द्वारा पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए नगर एवं नियोजन योजना मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत राजकीय बहुतकनीकी उदयपुर की अतिथि कक्षाएं केंद्र सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमोदित मेंटर संस्थान सुंदरनगर में शैक्षणिक सत्र 2013-14 से चलाई जा रही हैं। इसके बाद शून्यकाल के दौरान विधानसभा में सड़कों के अवरुद्ध होने का मामला अनिरुद्ध सिंह ने उठाया। इसके अलावा विधायक भुवनेश्वर गौड़, राकेश जम्बाल, सुरेंद्र शौरी ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सेब सीजन चल रहा है, लेकिन सड़कें अवरुद्ध होने के चलते गाड़ियां जगह जगह फंस रही हैं। 35 से 40 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद हो रहे हैं, जिसके चलते किसानों, बागवानों और चालकों को काफ़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इसका जवाब देते हुए इसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी कहा कि नेशनल हाईवे पर जाम लगने के कारण एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बन गया है। इसे लेकर NHAI, DGP व हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक उच्च स्तरीय बैठक करके इस ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के बारे में एक ठोस नीति बनानी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि लोगों का सेब व सब्जी मंडियों में समय पर पहुंच जाए ताकि उन्हें कोई वित्तीय नुकसान न हो। साथ में हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों और आम लोगों को दिक्कतें न हो, इसके चलते ये सुनिश्चित किया जाए कि नेशनल हाईवे व दूसरे रास्तों पर जाम न लगे। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने भी सड़कों की खस्ता हालत का मामला उठाया। उन्होंने कहा सोलन में मिन्नस रेणुका से शिमला व छैला से ओजाघाट सड़क की हालत काफ़ी दयनीय स्थिति में। इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने केंद्र से 25 सड़कों को नेशनल हाईवे बनाने की मांग की है, जिसमें से पहले चरण में 5 सड़कों का काम शुरू किया जाएगा। इनमें जंक्शन NH 303 जो कि जवाली देरा व राजा तालाब को जोड़ता है, दूसरी कलूर जो कि बिलासपुर जिला में है, ये धनेटा बड़सर शातलाई बालकसर, तीसरी सलापड़ से हरोला कसोल से तत्ता पानी और सुन्नी से लूरी को जोड़ता, चौथी सड़क दरमन स्यूंता चौबाड़ी चंबा तीसा और 5वीं सड़क शिमला कुनिहार धारोबाल सड़क शामिल है। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने अवैध माइनिंग का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि फतेहपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवैध माइनिंग हो रही है, इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। इसके जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इलीगल माइनिंग को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक ठीक 6 बजे शुरू हुई है। इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक संशोधन के लिए लाए जाने, इसके अलावा राज्य सरकार करीब 10 से 12 ऐसे एजेंडे लेकर आई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। क्योंकि पहले ये तय था कि 5 बजे विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, 5 बजे विधानसभा के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। लेकिन जिस प्रकार का आज आपदा पर नियम 67 के तहत चर्चा थी, उसमें 1 घंटे की कार्रवाई को एक्सटेंड किया गया। इसके चलते मंत्रिमंडल की बैठक 6 बजे शुरू हुई। लेकिन इस बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक में 3 संशोधित विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंत्रिमंडल ने मंजूरी देनी है। इसके अलावा 10 से 12 एजेंडा आइटम्स ऐसी लाई गई हैं जिन पर आज कैबिनेट को बड़ा फैसला लेना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी खबर है प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर, क्योंकि कठिन वित्तीय परिस्थिति के बीच हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज
लेगी और इस कर्ज के लिए बाकायदा प्रपोजल जारी कर दिया है। कर्ज की ये राशि 2 अलग अलग मदों में ली जाएगी। इसमें 1000 करोड़ 15 वर्ष और 500 करोड़ अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए ऋण के रूप में लिया जाएगा। इस तरह से हिमाचल प्रदेश 1500 करोड़ ऋण लेने के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके ऊपर 1,01,575 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा चढ़ गया है, जो कि भविष्य के लिए खतरे की घंटी हिमाचल प्रदेश में साफ सुनने को मिल सकती है। प्रतिकूल हालात के कारण राज्य सरकार कर्मचारियों को 15 मई 2025 से 3% डीए देने की घोषणा के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाई है। राज्य सरकार को दिसंबर माह तक 7000 करोड़ कर्ज लेने की छूट है, जिसमें से अगस्त महीने के अंत तक करीब 6700 करोड़ कर्ज लेने की लिमिट पूरी हो जाएगी। ये समझने वाली बात है कि हमारी लिमिट अब जो बची है वो 7000 करोड़ है, लेकिन 67 करोड़ की लिमिट हमारी 31 अगस्त को पूरी हो जाएगी। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन अगले 4 महीनों में हिमाचल प्रदेश की सरकार सिर्फ 300 करोड़ का कर्जा ले पाएगी। और इस 300 करोड़ के कर्ज के अलावा जो राज्य सरकार का अपना रेवेन्यू होगा, जो टैक्स का हिस्सा होगा, उससे ही इन अगले 4 महीनों में गुजारा करना हो। चाहे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन हो, पेंशनर्स की पेंशन हो, या जो कैपिटल के दूसरे खर्चे होते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे तमाम डेवलपमेंट वर्क्स हैं, चाहे वो ट्रेजरी का मसला, चाहे वो ठेकेदार की अदायगी है, चाहे वो हिम केयर या तमाम योजनाओं का पैसा है। ये समझने वाली बात है कि अब अगले आने वाले जो खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हैं, ये 4 महीने हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से सबसे जटिल, सबसे कठिन होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी 2000 से ये जो 2026 आएगा, इससे वित्त आयोग की नई सिफारिशें लागू हो जाएंगी और हमें केंद्रीय सहायता मिलने शुरू हो जाएंगी, हमें विकास का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 3 महीने, क्योंकि यहाँ पर 3 महीनों में 300 करोड़ सिर्फ लिमिट हमारे पास कर्ज की बच जाएगी और बाकी जितना भी टैक्स आएगा उससे हमें गुजारा करना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार को भरोसा है कि प्राकृतिक आपदा के चलते केंद्र सरकार से अधिक कर्ज लेने की अनुमति मिल जाएगी, जो कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन को लागू करने के बाद 1600 की एडिशनल बोरिंग की लिमिट को केंद्र सरकार ने उस लिमिट को बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये 3 सालों में 4800 करोड़ नहीं मिल पाया है, लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार को ये आश्वासन मिला है कि जो हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ उसके चलते एडिशनल बोरिंग मिल जाएगी। अगर ये 1600 करोड़ की राशि मिल जाती है, फिर हिमाचल के लिए थोड़ी सी राहत होगी, वो भी थोड़ी सी, क्योंकि संकट बड़ा है, संकट आने वाले समय में बड़ा होगा, कम नहीं होगा। मौजूदा समय में सरकार को प्रतिमाह करीब 2800 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध, ये समझने वाली बात है, देनदारियां निपटानी होगी। और ये देनदारियां प्रतिमाह क्या है, जिसमें पेंशन है, सैलरी है, और जो तमाम जितना भी पूंजीगत खर्चा हमारा, चाहे वो पेट्रोल पे खर्चा होना, कागजों पे खर्चा होना, सरकारी दफ्तरों पे होना, बिजली के बिलों पे होना है, या जो भी सरकारी खर्चा, ये मोटा मोटा खर्चा 250 करोड़ का है। ये जुटाना इतना आसान नहीं होगा। इसमें वेतन के लिए 2000 करोड़ रुपए हैं, पेंशन के लिए 800 करोड़ है, 2800 करोड़ तो ये राशि है। और इसके अलावा बाकी जो दूसरा पैसा है वो भी यहाँ पर बड़ा मुश्किल होगा। समझने वाली बात है, पहले लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी पर भी 500 करोड़ रुपया हमें चुकाना होगा। कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ की और आवश्यकता पड़ेगी। ये वो पैसा है जो हर हालत में हमें चाहिए, पेंशन, सैलरी, और जो ऋण को हमने रीपे करना वो, और जो मूलधन का एक हिस्सा हमने देना है, ये वो पैसा जो कि हमें इन 4 महीनों में हर हालत में चुकाना होगा। लेकिन लिमिट बची है हमारी अगले 4 महीनों के लिए सिर्फ 300 करोड़ की, क्योंकि हमने जो 1 सितंबर को अगस्त महीने का वेतन पेंशन देनी है, उसके लिए तो हम 1000 करोड़ और 500 करोड़ 1500 करोड़ का ऋण ले रहे हैं। हमारा अपना टैक्स का शेयर भी है, टैक्स का हिस्सा भी है। ये महीना अगस्त का आसानी से निकल जाएगा, सितंबर में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन संकट की घंटी, खतरे की घंटी बजेगी। संकट का जो बादल मंडराने लगे हैं वो साफ तौर पर जब 1 नवंबर आएगा तब होगा, 1 दिसंबर होगा तब होगा, 1 जनवरी आएगी तब होगी, क्योंकि हमें जो
जो हमें विता 2026 जनवरी तक का ये समय है, ये काटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। खर्चों में कटौती और ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। हालांकि जितनी मर्जी कटौती कर लेंगे तब भी चलना आगे आसान नहीं होगा। यही वजह है कि फिलहाल जो कल जिस प्रकार से विधानसभा में भी हमने देखा कि कहा जा रहा है कि जब वित्तीय हालात सुधरेंगे तब डीए देंगे, तो डीए तो दूर, ये 3-4 महीने वेतन और पेंशन के लिए भी काफ़ी जटिल होने वाले हैं। हालांकि सरकार ने जरूर दावा किया है कि मुसीबत जितनी मर्जी आए, संकट जितना मर्जी खड़ा हो जाए, कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन तय समय पर दी जाएगी। इधर हिमाचल प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष की तलाश और संगठन की तैनाती के लिए हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस विधायक दल की बैठक में शामिल रहे। तमाम मंत्री विधायक मौजूद हुए। होटल पीटरॉफ में कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले 1 घंटा तक चली और इसमें साफ तौर पर रजनी पाटिल ने कहा कि ये केंद्रीय हाईकमान का आदेश है कि सभी विधायक मंत्री एकजुटता के साथ विपक्ष को पूरी तरह से हमलावर होकर चारों खाने चित करें और सीएम सुक्खू के नेतृत्व में सरकार को मजबूती प्रदान करें। इसके बाद कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित की गई। राजीव भवन में आयोजित इस रैली में सीएम सुक्खू व कई मंत्री विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रजनी पाटिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द कांग्रेस का संगठन का विस्तार कर लिया जाएगा, अध्यक्ष भी बना लिया जाएगा। पाटिल ने कहा कि सभी उनसे कार्यकारिणी विस्तार को लेकर सवाल करते हैं, लेकिन कभी भी मीडिया ने आज तक भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं पूछा कि अभी तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है और क्यों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ही अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी हमें पूछते हैं लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि आज रैली के बाद इस कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर ले जाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिसकी जल्द ही सारी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बिल विधानसभा से पास होने के बावजूद महीनों से राजभवन में लंबित हैं और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार कर रही है। वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए बिना सरकार को जानकारी दिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। कैबिनेट के अनुरोध को दरकिनार कर विज्ञापन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बाद सीधे तौर पर जब ये रैली समाप्त हो गई, ये कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो उसके बाद रजनी पाटिल होटल मरीना गई। वहां उनके साथ रघुवीर सिंह बाली जो कि नगरोटा के विधायक है, सुनील बिट्टू जो कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, इसके अलावा प्रिंसिपल एडवाइजर IT इनोवेशन गोकुल बुटेल, ये तमाम नेता मरीना में मौजूद है। वहां पर चर्चा चल रही है क्योंकि रजनी पाटिल को जो इस बार हिमाचल प्रदेश भेजा गया उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह उनको कहा गया है कि आपने दिल्ली में एक मंत्री का पक्ष लिया, तर्क जाना, अब आप वरिष्ठ विधायकों और नेताओं के भी आप इनपुट लीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठकर सहमति बनाइए और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष की ताजपोशी कर दीजिए। ये केंद्रीय हाईकमान राहुल गांधी खड़गे साहब का आदेश है रजनी पाटिल को कि आप जाइए, बात कीजिए, अंतिम सहमति आप मुख्यमंत्री के साथ बनाइए और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के संगठन का आज मीडिया ने पूछा तब भी रजनी पाटिल ने कहा कि 6 महीने के अंदर, उन्होंने कहा कि जब मुझे प्रभारी बनाया गया तो मैंने कमिटमेंट की थी कि जल्द विस्तार कर लिया जाएगा और इसकी टाइमलाइन आज उन्होंने 6 महीने दे दी। यानी 15 मार्च को उनकी ताजपोशी हुई थी और 15 सितंबर को उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इसके चलते रजनी पाटिल ने यह कहने का भी प्रयास किया कि 15 सितंबर से पहले हिमाचल प्रदेश में सब कुछ हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएगा, कार्यकारिणी का विस्तार हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इसी उद्देश्य के चलते केंद्रीय हाईकमान ने उनको हिमाचल भेजा है। चर्चा करनी है, सहमति मुख्यमंत्री से बनानी है और अध्यक्ष का नाम हो गया, फिर कैबिनेट का मंत्री भी बन जाएगा। क्योंकि अब सूचना ये भी होने लगी है कि नाराज विधायक घर में बैठ गए हैं, उन्हें मंत्री ना बनाने के चलते उनकी नाराजगी है, धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगी है क्योंकि यहाँ पर कई तलबकार हैं, कई दावेदार हैं जिनको एडजस्ट करना है। लेकिन संकेत जरूर ये मिला है कि इस बार रजनी पाटिल का ये दौरा जरूर अध्यक्ष की तलाश की, जो उनकी लंबी तलाश है, उस तलाश को पूरा कर देगा।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो वन भूमि पर अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अफसरों पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरकार को इस पर एफिडेविट दायर करने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को ये निर्देश पारित किए हैं। हाई कोर्ट ने उन अफसरों की भी सूची तलब की है जो इंक्रोचमेंट के दौरान जिनकी वहां पर पोस्टिंग थी और अपनी पोस्टिंग के बावजूद इस इंक्रोचमेंट को नहीं रोक पाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने माना कि फॉरेस्ट लैंड पर जब इंक्रोचमेंट की गई तो संबंधित विभाग के अफसर कहां थे, उनकी डिटेल लिस्ट मांगी गई है और उन पर कार्रवाई करने के भी ऑर्डर पास किए गए हैं। अगली सुनवाई फिर 16 सितंबर को निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन भूमि अतिक्रमण पर कानूनी प्रक्रियाओं में हो रही अनियमितताओं पर भी संज्ञान लिया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पाया गया कि पुराने अतिक्रमण मामले में कार्रवाई गलत तरीके से चल रही है, जिससे मामले के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही है। न्यायाधीश ने कहा, इस मामले में जजमेंट देते हुए कहा, खंडपीठ ने कहा कि तहसीलदार भुंतर जिला कुल्लू को छठे प्रतिवादी के रूप में और सत्या देवी को 7वें प्रतिवादी के रूप में मामले में शामिल किया जाए। अदालत ने इन सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोपी सिरमौर जिला के आरोपी सुलेमान को सशर्त जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि भारत की निंदा किए बिना किसी अन्य देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया, एक बड़ा फैसला सुनाया और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी स्वाभाविक रूप से इस ऑर्डर के बाद राहत की सांस लेंगे। राज्य हाई कोर्ट ने आज कहा कि बार बार न्यायालय जाने के लिए मजबूर करने और अदालत के निर्देशों की अवहेलना करने पर शिक्षा विभाग को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए और हाई कोर्ट ने ये जुर्माना लगा भी दिया है। अदालत ने उक्त राशि 4 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अहंकार का मुद्दा बताया, ईगो का मुद्दा बताया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहंकार का मुद्दा बताया। न्यायाधीश ने कहा कि जब याचिकाकर्ता लगभग 20 वर्षों से बिना किसी बाधा के काम कर रहा है और उसे सरकारी खजाने से वेतन भी मिल रहा है तो उसकी नियुक्ति को नियमों का उल्लंघन मानकर उसे रेगुलर करने से इनकार करना पूरी तरह अनुचित है, पूरी तरह से गलत है। अदालत ने पाया कि विभाग ने बार बार दिए गए निर्देशों की अनदेखी की, कर्मचारी को नियमित करने से इनकार कर दिया, जबकि वह इसके लिए पूरी तरह से पात्र था। इसके लिए आज हाई कोर्ट ने ये हिमाचल प्रदेश के उन तमाम कर्मचारियों के लिए भी ये खुशी की खबर है जो कि लगातार डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, समान वेतन के काम करने हैं, उनके बराबर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित करने के लिए डिपार्टमेंट के अधिकारी बार बार नुकुन्ने निकाल कर लाते हैं। इसके चलते आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का अहंकार बताते हुए 50,000 रुपये की कॉस्ट लगाई है, जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने सरकारी पॉलिटेक्निक शिक्षकों की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब के समान 4 स्तरीय वेतनमान लागू करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने गृह रक्षक होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश के मामले में आदेश जारी करते हुए कहा है कि होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता दिया जाए, जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और वॉशिंग अलाउंस शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब सरप्लस शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 2070 के दौरान हम किसी का तबादला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कई स्कूलों को मर्ज किया, स्कूलों को बंद किया, उसके बाद अब शिक्षकों को, सरप्लस शिक्षकों के एडजस्टमेंट के उनकी तैनाती का फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पारित किए हैं। 1120 सरप्लस शिक्षक अब राज्य के ऐसे स्कूलों में भेजे जाएंगे जहां पर कोई भी रेगुलर टीचर नहीं है। इसके साथ ही सिंगल टीचर वाले स्कूलों में भी इन शिक्षकों को भेजा जाएगा। फिलहाल स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को 15 दिन के भीतर पहले चरण में बंद व मर्ज किए गए स्कूलों के स्टाफ को शिफ्ट करने को कहा है, जिसमें शिक्षक व गैर शिक्षक को शामिल किया जाएगा।
प्रदेश भर के स्कूलों में तंबाकू फ्री स्कूलों का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष रूप से टीम का गठन कर स्कूलों में ये एक एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 की किताबों को छापने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने साफ मना कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह असमर्थता शिक्षा निदेशालय के पास बोर्ड के फंसे 60 करोड़ रुपए का भुगतान न होने के चलते जताई है। इन पैसों को मांगने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बाकायदा डायरेक्टर को चिट्ठी भी लिखी है। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर जो पैसा रुका है उसे जारी करने की डिमांड की गई है। सोलन जिला के बद्दी स्थित एक ढाबे में खाना बना रहे एक व्यक्ति द्वारा रोटी पर थूकने का मामला सामने आया। इससे जुड़ा वीडियो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद बद्दी पुलिस ने एक विशेष समुदाय के ढाबा मालिक और कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दरअसल सोलन जिला के बद्दी में साई रोड पर एक ढाबा का किसी ने वीडियो बनाया। ये घटना वीरवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति दावा कर रहा है कि रोटी बनाने वाला कर्मचारी इस पर थूकता था। इसके बाद स्थानीय निवासी राजेश जिंदल ने पुलिस को शिकायत की। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। कुल्लू में युवकों ने 7 चिट्टा तस्करों को पकड़ा। इसके बाद सभी को रस्सी से बांधा और उनके कान पकड़वाए और इसके बाद धुनाई की। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसका सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुल्लू के शमशी का बताया जा रहा है, जिसमें चिट्टा तस्करों को पकड़ने वाला एक युवक कह रहा है कि पहले भी कई बार बोला जा चुका है, पहले भी ये लोग कई बार पकड़े जा चुके हैं मगर मानने को तैयार नहीं है और लातों के भूतों को मनाने का बस अब यही तरीका है। एम्स बिलासपुर में एक और MBBS बैच 2025 की काउंसलिंग में पहुंची एक महिला से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। बिहार की लखीसराय जिला की रहने वाली अंकिता भारती का जब एम्स प्रबंधन ने दस्तावेजों का सत्यापन किया तो दस्तावेज फर्जी पाए गए। एम्स प्रशासन की ओर से शिकायत देने पर बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी महिला से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो आने वाले अगले 4 दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट रहेगा, यानी कि अब बरसात की विदाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि अगर हिंदू कैलेंडर की माने तो आज से हिमाचल प्रदेश में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु शुरू हो गई है। और ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि जब शरद ऋतु शुरू हो जाती है तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश में ठंड का एहसास होने शुरू हो जाता है और इसी शरद ऋतु में जो तेजी की बौछारों के साथ बारिश होती है वो विदा हो जाती है। हालांकि ये प्राचीन समय से आ रही परंपराओं को हम अपने सामने देखते हैं किस प्रकार होता है कि जब हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में जब शरद ऋतु शुरू हो जाती है और वर्ष ऋतु चली जाती है तो एक सुकून की सांस, जो कि बरसात के भारी तांडव के बाद लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस प्रकार से अब बादल फट रहे हैं, जिस प्रकार से अब अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि वाकई ही आज से शुरू हो रही शरद ऋतु में बरसात की विदाई हो जाएगी या जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है वो जारी रहेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।